तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आर्ट सेंटर उषा में आपका स्वागत है। आज मैं राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां को समझाने के लिए जा रहा हूं। इस अध्याय के अंतर्गत मैं आज आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कॉपी में लिखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन करें और इसे कॉपी में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न वीवीआई है या कौन सा प्रश्न एमवीवीआई है। यदि आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज एमवीवीआई और वीवीआई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप हमारे 12th पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, 12th पेड व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। इस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को अवश्य रूप से देखें और 12th व्हाट्सएप पेड ग्रुप को समझें। ठीक है, या ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉल तभी करें जब आप 12th यानी कि पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, अदरवाइज आप कॉल ना करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम आते हैं हमारा प्रथम प्रश्न पे। आपका प्रथम प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियां थी? प्यारे बच्चों, इसे मैंने लघु में भी आपको करवाया था और लघु मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। इसे आपको दीर्घ में भी पूछा जाता है क्योंकि यह बहुत वीवीआई पॉइंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका उत्तर इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष, ठीक है, कौन सी बड़ी चुनौतियां थी? तो मैंने प्यारे बच्चों आपको 3 चुनौतियों का एक सेपरेट वीडियो बनाया था। उसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे देश को अनेक प्रकार का समस्या देखने को मिला। ठीक है, जैसे भुखमरी था, गरीबी था, बेरोजगारी था। लेकिन इसके अलावा जो 3 यानी कि 3 ऐसा समस्या था या यूं कहिए 3 ऐसा चुनौती था जो काफ़ी कठिन था, यानी अन्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कठिन था। वो मैंने आपको बतलाया था कि कौन कौन सा चुनौती था। तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना करने की चुनौती, सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। बस इसी पॉइंट को आपको डील करके लिख देना है, बन गया आपका दीर्घ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हमारा प्यारा देश भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। आज़ादी के दिन हम जितने खुश थे उतने ही गम में थे। गम में प्यारे बच्चों क्यों थे? क्योंकि आज़ादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हुआ, तो जाहिर सी बात है गम में भी रहेंगे। ठीक है, आज़ादी के बाद हमारे देश को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार का बहुत सारा था। ठीक है, लेकिन 3 ऐसी सी चुनौतियां थी जो अन्यों की तुलना में काफ़ी कठिन थी, यानी बहुत बड़ा समस्या था, जो कि निम्नलिखित है। प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार से लिखना है। पहली चुनौती कौन था? तो आपको ब्रैकेट में, यदि मन है तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की चुनौती। मन है तो लिख दीजिए और भी मार्क्स उठेंगे। ठीक है, हालांकि नहीं भी लिखेगा कोई भी दिक्कत नहीं। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं पहली। और देखिए इसको आपको पॉइंट बनाना ही बनाना है, पहली चुनौती, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 5 में 5। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे हुए ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधता, यानी कि जितना भी विविधता है, जैसे अनेक भाषा के लोग बोलते थे, अनेक संस्कृति के लोग रहते थे, ठीक है, अनेक जाति के, अनेक मजहब के लोग रहते थे, यानी सारी विविधता के लिए जगह हो। ठीक है, क्योंकि भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। जैसे एशिया महादेश होता है ना, कितना विविधता है, बहुत सारा। उसी प्रकार देखिए भारत इतना बड़ा देश है, इतना विविधता है कि जैसे मान लो यह देश नहीं बल्कि महादेश है। ठीक है, तो इस देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना अपने आप में क्या थी? तो बड़ी चुनौती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यह नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, दूसरी चुनौती के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमने संविधान का स्थापना किया, यानी लोकतंत्र को बनाया। ठीक है, तो देखिए दूसरी चुनौती को कायम करने की, देखिए दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। हमें एक ऐसे लोकतंत्र गढ़ने की थी जिसमें भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भारत जो देश बना था तो यह विशेषकर हिंदुओं को लेकर के नहीं बना था,
था। तो उस समय हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे। तो महात्मा गांधी ने बोले थे, क्या बोले थे कि हम लोग खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या था कि हमारे देश के पास अब यह चुनौती है ना हो गया था कि हम एक ऐसे लोकतंत्र को गढ़े, ठीक है, जिससे सभी नागरिकों को समान रूप से हक मिल सके, अधिकार मिल सके, ठीक है। उस अधिकार में जाति मजहब कभी रुकावट नहीं आना चाहिए। यह नहीं देखा जाना चाहिए कि वो सिख है कि जैन है कि पारसी है कि मुस्लिम है कि, ठीक है, यानी यह नहीं आना चाहिए। बस क्या आना चाहिए, तो हक के लिए बस मानवता आना चाहिए। यानी कि तुम भारतीय हो, तुम्हें भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार मिलेगा, मतलब मिलेगा। तुम मतदान कर सकते हो तो मतलब मतदान कर सकती हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए आगे कहा है, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। प्यारे बच्चों तीसरा चुनौती क्या था, तीसरा चुनौती क्या था, तो तीसरा चुनौती था, हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि सभी वर्गों का विकास। यानी कि हम इस प्रकार का नियम बनाएंगे जिससे क्या हो, तो सभी वर्गों का विकास हो सके, ना कि कोई किसी एक वर्ग का। यानी अब देखिए ज़्यादातर क्या था, ज़्यादातर भारत में हिंदू है, अब ऐसा नियम नहीं बना ले जो कि हिंदुओं के फायदा के, जो हिंदू के लिए फायदा के लिए हो और मुस्लिम के लिए हानिकारक हो, सिख के लिए हानिकारक हो, यानी सिख को उससे फायदा ही ना हो, वो विकास ही ना कर पाए, ठीक। ऐसा भी नियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे नियम को बनाएंगे जिससे सभी वर्गों का विकास हो। यदि हम 5 रुपया दान करते हैं तो 5 रुपया दान सभी के लिए होना चाहिए, मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए भी, सिख के लिए भी, यानी समानता, ठीक है, यानी समानता का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं, तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का मतलब कुछ एक समुदाय का, ठीक है। संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों का, धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न, तो पहला प्रश्न तो प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिया। इसे कॉपी में लिखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां दिए गए लिंक को क्लिक करें और इसे कॉपी में अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। प्यारे बच्चों आप अवश्य रूप से 12th पेड ग्रुप ज्वाइन कर ही लीजिए। 12th पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, मात्र आपको पूरे साल का 500 रुपये देना है, ठीक है। 500 रुपये दीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला कि आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन एमबीबीआई प्रश्न है, कौन वीवीआई प्रश्न है। यदि आप वीवीआई ही मेरा वाला पढ़ लेते हैं, मेरा आपसे वादा है कि 75% कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा, ये मैं लिख लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ, उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हैदराबाद का भी मैंने प्यारे बच्चों आपको कहानी समझाया था कि नहीं समझाया था कि किस प्रकार हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, ठीक है, समझा तो दिया था। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी, रियासत मतलब रजवाड़ा, रजवाड़ा कहिए रियासत कहिए बात बराबर, ठीक है। हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी जिसमें कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैले हुए थे, ये भी बात मैंने बतलाया था, ठीक है। यहाँ का शासक निजाम कहलाता था, जैसे हम लोग शासक को क्या कहते हैं, राजा कहते हैं ना, तो उसी प्रकार जो है हैदराबाद का जो शासक हुआ करता था उसको निजाम कहा जाता था, ठीक है। निजाम चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, यानी आज़ाद देश का दर्जा मिले, ठीक है। इसके लिए उसने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता किया। देखिए बेचारा समझौता तो कर लिया, लेकिन जनता आक्रोश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जनता हिंदू था और वो चाहता था, और जनता चाहते थे कि हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग हो, ठीक है। इसलिए जनता थी वो काफ़ी आक्रोश हो गई, ठीक है। किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिए। क्यों छेड़ दिए, क्योंकि वो आक्रोश हो गए थे, ठीक है। तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिलाएं, कम्युनिस्ट, वो हैदराबाद कांग्रेस, सभी इसमें सम्मिलित हो गए, यानी सब कोई मिले, ठीक है। और मिल करके क्या किया, तो निजाम ने मिल करके निजाम के खिलाफ आंदोलन किया, ठीक है। तो निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक, ठीक है, यानी अर्धसैनिक बल को रवाना किया, जिसे राजाकार कहा जाता था, यानी सैनिक को यूं कहिए कि राजाकार कहा जाता था, ठीक है। सांप्रदायिक प्रवृत्ति होने के कारण, देखिए सांप्रदायिक का मतलब होता है जहां जाति के विशेष पे झगड़ा हो जाए, धर्म को देख करके कोई एक दूसरे को मारने लग जाए, ठीक है, वो सांप्रदायिक
आपको कहलाता है। सांप्रदायिक प्रवृत्ति होने के कारण इन राजाकारों ने, ठीक है, जो राजाकार थे यानी सैनिक थे वो ज़्यादातर सैनिक मुस्लिम थे, क्योंकि शासक निजाम था वो खुद ही मुस्लिम था, तो जाहिर सी बात है वो अपना सैनिक भी ज़्यादातर वो मुस्लिम ही रखेगा। और दिक्कत ये था कि निजाम जो थे वो जितने भी सैनिक थे वो ज़्यादातर उनके जो है मुस्लिम ही थे, ठीक है। तो इन राजाकारों ने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया। देखिए अत्याचार यानी कि अत्याचार कैसे करेंगे, अब सारा का सारा मुस्लिम, सारा का सारा सैनिक ही मुस्लिम है और जनता हिंदू है, तो जाहिर सी बात है कि वे क्या किए, तो गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए, ठीक है। यानी गैर मुसलमान कौन हो सकता है, जो मुसलमान नहीं हो, ठीक है, जैसे हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, ठीक है। और जो इनमें से देखिएगा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी थे जो कि इस आंदोलन में भाग लिए थे, लेकिन इन लोगों ने उन पर मतलब कि अत्याचार नहीं किए थे, ठीक है। अंततः सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची, ठीक है। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद, ठीक है, निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ हैदराबाद भारत का विलय हो गया। प्यारे बच्चों ये तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इतना काफी है, 5 में 5 आपको मिल जाएगा। देखिए हुआ यूं था, अब 1948 में कैसे भारत में शामिल हुआ इसका भी मैंने कहानी बनाया, आपको बताया था। पॉइंट पर जाइए, मेरा वाला वीडियो पॉइंट, इसका पॉइंट होगा शायद रजवाड़ों का विलय। हाँ, रजवाड़ों के विलय में मैं इसे समझा था। मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने क्या किया था, तो ऑपरेशन पोलो नाम का एक जो है, ठीक है, ऑपरेशन पोलो आपको चलाया था, ठीक है। तो जिसके कारण जो है ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत क्या किया, तो हैदराबाद को चारों पट्टी से भारत सरकार ने सैनिक से घेर लिया और मजबूरन निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अथा क्या हो गया, तो जैसे आत्मसमर्पण किया, ठीक है, तो हैदराबाद भारत का अभिन्न हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, अथवा अथवा मतलब या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ठीक है। अथवा में है भारत में राज्यों के पुनर्गठन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आ गया राज्य पुनर्गठन, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है राज्य पुनर्गठन पे, ठीक है। इसमें देखिए आपको पूरा 53 वाला कहानी भी लिखना है और 56 वाला, जैसे ही लॉन्ग आ गया 53 56 दोनों चलेगा, ठीक है। मैंने आपको सेपरेट इसका वीडियो भी बनाया था, राज्य पुनर्गठन क्या था, ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं, ज़्यादा समझना हो तो आराम से वो वीडियो खोलिए, राज्य पुनर्गठन वाला अच्छे से सिर्फ वीडियो देखिए, आपको आंसर खुद ब खुद चले आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो समझाते हैं हम वही लिखाते हैं, मेरा यही विशेषता है, जो हम समझाएंगे हम वही लिखाएंगे, जिससे आपको याद करने का कोई झंझट ही नहीं रही, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा कि जैसा कि हम जानते हैं आज आज़ादी के देश, देखिए आज़ादी के बाद, सॉरी यहाँ प्यारे बच्चों बाद हट गया, ठीक है। आज़ादी के बाद हमारे देश भारत की स्थिति बदली। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। देश के अन्य भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का प्रयास चल पड़ा। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि जैसे ही हमारा प्यारा देश भारत गणतंत्र हुआ 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को, फिर क्या हुआ 50 के बाद भाषा के आधार पर तमिल प्रांत के लोग, जो लोग तेलुगु बोलते, सॉरी मद्रास प्रांत के लोग जो लोग तेलुगु बोलते थे, उन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर मुझे राज्य बनाओ। उन्होंने आंध्र आंदोलन किया, मैंने समझाया था कि 56 दिन तक भूख हड़ताल किया और उस आंदोलन का नाम दिया था आंध्र आंदोलन, इसलिए राज्य का नाम क्या पड़ गया, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1952 ईस्वी में किया गया, ठीक है। 1953 ईस्वी में किया गया, ठीक है। 53 में कब किया गया, जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आपको बनाया गया, ठीक है। तो देखिए तो देश के तो अब जैसे ही 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना, यह बात संपूर्ण देश में फैल गया, ठीक है, कि भाई मुझे भी राज्य बनाओ, मुझे भी राज्य बनाओ। तो जिसके कारण क्या हुआ कि देश के अन्य भागों में भी भाषा के आधार पर राज्य को गठित करने का प्रयास चल पड़ा, ठीक है। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य, इसका देखिए इसका काम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था राज्यों के सीमांकन के मामले में देखना, यानी सीमा के मामले में देखना कि कौन सा भाषा कहां तक बोलता है, वहीं तक उसका सीमा बना देंगे, ठीक है। न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। आयोग ने इस रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। 1955 में न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट, ठीक है, 1955 में न्यायमूर्ति फजल अली
ने अपना रिपोर्ट दिया, थोड़ी यहाँ पर मिस टाइप है, प्यारे बच्चों मिला लीजिएगा, कि अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। प्यारे बच्चों 6, एनसीईआरटी में है 6, बिहार बोर्ड में है 6, ठीक है। इसलिए हम 6 ही लेकर के चलेंगे, 5 नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। हम क्यों 6 को लेकर चलेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जो बोलेगा हम वही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉम्बे और पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया। मैंने आपको समझाया था कि कैसे यह द्विभाषी राज्य बनाया गया, तो वहाँ आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है। अब जैसे ही द्विभाषी राज्य बनाए गए, इसलिए वहाँ आंदोलन शुरू हुए, जिसके फलस्वरूप उनका विभाजन करना पड़ा। 1960 में गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य बना, और 1966 में पंजाबी भाषा के आधार पर 1966 में पंजाबी का हिंदी भाषी क्षेत्र अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दीर्घ में मात्र 3 प्रश्न है, ठीक है। आप अपने बुक में देखिएगा एसपीपीडी में कि दीर्घ में आपको दिया होगा जम्मू कश्मीर पर एक निबंध लिखे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारा प्रश्न होगा। तो प्यारे बच्चों वो सब प्रश्न जो है चैप्टर 8 में है, ठीक है। चैप्टर 1 में इतना काफ़ी है, इतना रट लेते हैं तो आपको 80 से ऊपर नंबर आएगा एकदम, ठीक है, जान जाओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि आप MBBI प्रश्न जानना चाहते हैं, चैप्टर वाइज PDF फाइल में नोट्स लेना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त जो मैं कहानी सुनाता हूं उसका नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 12th, ठीक है, 12th का व्हाट्सएप पे मैं पेड ग्रुप चलाता हूं, आप अवश्य रूप से ज्वाइन करें। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूरे साल का 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। आपको 500 रुपये फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ट्रांसफ़र करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, जिसका नंबर है 70 150 45 यानी इसी नंबर पर पैसा भी भेजना है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो मैं आपको नंबर को जोड़ दूंगा, और जोड़ने के बाद फिर आप लाभ उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत बच्चे बेल आइकन को नहीं, जो घंटी टाइप का बना है ना ऐसे करके इसको दबा देना है, चाहे जैसे दबाइए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।